हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम ज्योति और आज हम आपको कला एंड संस्कृति पढ़ाएंगे और जिसको मॉडर्न कल्चर के नाम से भी जानते हैं। और आपके इसमें से जो प्रश्न आपके आते हैं वो वनडे एग्जाम में आते हैं, उसमें पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके वनडे एग्जाम में। कोई भी वनडे एग्जाम हो आपका, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और मैं पूरी कोशिश आपको करूँगी कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ और आप लोग भी समझने की कोशिश करिएगा, ताकि आपके किसी भी एग्ज़ाम में आपके किसी भी तरह के इसमें इससे संबंधित आपके प्रश्न अगर आते हैं तो आप उनको आसानी से हल कर सकें। ठीक है, तो चलिए फिर देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये कला और संस्कृति, कला और संस्कृति में काफ़ी अंतर है। जब हम कला की बात करते हैं तो कला में बहुत सारी कलाएं आती हैं। जैसे आपकी एक वास्तुकला आती है, वास्तुकला, और आपकी एक स्थापत्य कला आती है। इसमें एक चित्रकला आती है, चित्रकला, और इसमें नाट्य शास्त्र भी आता है, नाट्य शास्त्र। इस तरह की बहुत सारी कलाएं इसमें आती हैं। और फिर आगे बात होती है संस्कृति की। संस्कृति में आपके जैसे आपके बीच में जो होने वाली चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें संस्कृति में आती हैं। जैसे हमारे बीच में त्योहार हो गए, कोई भी उत्सव हो गया या मेला हो गया, इस तरह से चीज़ें हमारी संस्कृति में आती हैं, जिनका हम एहसास कर सकते हैं, जिनको महसूस कर सकते हैं। हमारे बीच में जो भी चीज़ें होती होने वाली चीज़ें होती हैं वही सारी चीज़ें इस संस्कृति में आती हैं। तो इसमें आपका एक त्योहार हो गया, तो हो गया, और एक मेला को ही ले लीजिए। ये सारी चीज़ें संस्कृति में आती हैं। फिर आगे आते हैं इसके परिचय के बारे में। परिचय में आपके बताया गया है कि वास्तुकला कला यानी आर्किटेक्चर शब्द लैटिन शब्द से टेक्टन से बना है, जिसका अर्थ है निर्माता होता है। निर्माता अथवा बिल्डर जो इसका निर्माण करते हैं ये होते हैं। और जब ये आदिकालीन मनुष्यों ने अपने लिए आश्रय का निर्माण करना प्रारंभ किया तभी से इसकी शुरुआत हुई। आदिकालीन मनुष्य जो अपना जीवन यापन करने की यात्राएं जहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ की इनसे स्टार्टिंग होती है, वहीं से इस संस्कृति की मतलब इस कला की स्टार्टिंग होती है। प्रारंभ तभी से किया गया है। इसमें आपकी वास्तुकला आती है, विज्ञान की शुरुआत हुई है, इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई है। इसकी मूर्तिकला आती है, स्कल्पचर शब्द प्रोटो इंडो यूरोपियन मूल केल से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मोड़ना, जिसको मोड़ना कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपके परिचय में आती हैं। अगर हम कला और संस्कृति की बात करते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसमें आगे बहुत सारे आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलेंगे, जो मतलब आपको आपके रहने का तरीका, हमारे बीच में क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें हम मतलब महसूस करते हैं, हमारे त्योहार, हमारी जो भी चीज़ें होती हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको आगे मिलेंगी। आपको नृत्य के बारे में भी बताया जाएगा, आपके बीच में जो भी त्योहार होते हैं इनके बारे में बताया जाएगा। मतलब जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। आगे इस टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। फिर आगे आती है वास्तुकला मूर्तिकला में अंतर की। तो वास्तुकला की जब हम बात करते हैं तो वास्तुकला में आता है आपके घर निर्माण के बारे में आपको बताया जाता है कि घर निर्माण कैसे होता है, उस चीज़ों के बारे में आपको बताता है। जैसे इसमें आपके भवन हो गए, कोई भी ऐतिहासिक अगर इमारतें ले सकते हैं, इसमें इमारतें हो गई, वो भी हमारे वास्तुकला पे ही आधारित हैं, इसी से संबंधित चीज़ें हैं जो इनको बनाया गया है। और इसी तरह से घर हो गए, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं वास्तुकला में। तो वास्तुकला में जब हम सामग्री की बात करते हैं तो वास्तुकला में आपकी बहुत सारी सामग्रियों का इस्तेमाल होता है। जैसे इसमें कांच का इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें धातुओं का भी इस्तेमाल होता है।
इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है, बालू, पत्थर, पत्थरों का भी इस्तेमाल होता है इसमें। आप लोग जानते ही होंगे हमारे जब भी किसी घर को बनाने में की चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें भी इस्तेमाल होती हैं। वास्तुकला में इस तरह की चीज़ें आती हैं। और जब मूर्ति कला की बात करते हैं तो मूर्ति कला में हमारे किसी भी चीज़ का कोई मापन नहीं है। इसको एक कल्पना के आधार पे ही बनाया जाता है और इसको कल्पना के आधार पे ही बनाते हैं, आधार पर बनाया जाता है। इसमें ज़्यादा संरचनाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसकी सामग्री में ज़्यादा कुछ चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती हैं। इसको एक ही प्रकार की सामग्री से बनाया जाता है। एक प्रकार की सामग्री से बनाते हैं इसको। इसीलिए इनका मतलब सही सटीक तरीके से नहीं बनाया जा सकता इनको। और अगर हम इसमें उदाहरण में आते हैं तो इसके उदाहरण में आप ताजमहल को ले सकते हैं। ताजमहल आता है, कुतुब मीनार आता है, इसी तरह से और भी जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपकी वास्तुकला में आती हैं उदाहरण में। और मूर्ति कला के अगर उदाहरण की हम बात करते हैं तो इसमें आपकी एक नर्तिका की मूर्ति आती है, कांस्य की मूर्ति जो कांस्य की थी, और एक आपको मिली थी मोहनजोदड़ो में, एक दाढ़ी वाले पुजारी थे। मतलब इसी तरह की कई सारी मूर्तियाँ आती हैं मूर्ति कला में। चलिए फिर आगे बताते हैं। फिर आगे आते हैं हम भारतीय वास्तुकला के वर्गीकरण के बारे में, जिसमें प्राचीन भारत के बारे में आपको बताया गया है। इसमें कई सारी कलाएं हैं, जिसमें आपकी एक हड़प्पा कला है, एक आपकी मौर्य कला है और एक मौर्योत्तर कला है, एक आपकी कालीन कला है, एक दक्षिण भारतीय कला है। इस तरह की कलाएं आती हैं। तो जब हम हड़प्पा कला की बात करते हैं तो हड़प्पा कला में जो भी चीज़ें हमको मिली थी हमारी खुदाई के ज़रिए, जो चीज़ें इसके अंदर पाई गई, जैसे मृदभांड हो गई, मूर्तियाँ हो गई, इस तरह की चीज़ें जो इसमें पाई गई थी जो इसमें बताई गई हैं हड़प्पा कला में। और हड़प्पा कला का टॉपिक हम आगे अभी आपको बताएंगे तो काफ़ी डिटेल्स में आपको हम समझाएंगे इसके बारे में। और फिर आगे बात करते हैं हम मौर्यकालीन कला के बारे में। तो ये मौर्यकालीन कला जो है ये मौर्य वंश से संबंधित है। जो मौर्य राज्यवंश था उसमें जो इन कलाओं के बारे में आप बताया गया था वो सारी चीज़ें आती हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार की कला आती हैं मौर्यकालीन कला में। एक आपकी आती है दरबारी कला, दरबारी कला आती है। जो ये दरबारी कला है, ये दरबारी कला ये राजवंशों के द्वारा बनाई गई दरबारी कला थी, जिसमें महलों का निर्माण हुआ। इसमें जो है बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ों का निर्माण हुआ। जो राजवंश और उनके जो मंत्रियों ने जो ये निर्माण किया वो चीज़ें इसमें आती हैं आपके दरबारी कला में। इसमें एक आपका महल हो गया, स्तंभ हो गया और स्तूप हो गया। तो इसमें महल है एक आपका, एक है स्तूप है और एक आप स्तंभ है। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जब हम बात करते हैं लोकप्रिय कला की, तो लोकप्रिय कला जो वहाँ के मौजूद जो लोग थे, जो वहाँ के लोग रहते थे, उन्होंने जो ये बनाया उसको हम लोकप्रिय कला कहते हैं। जो लोगों को काफ़ी प्रिय हुई उनको लोकप्रिय कला कहते हैं हम। लोकप्रिय कला ये आपकी लोकप्रिय कला है। तो लोकप्रिय कला में जब हम बात करते हैं तो लोकप्रिय में आपकी आती हैं गुफाएं, एक आता है आपका मृदभान और इसमें एक आता है आपका मूर्तियाँ। ये सारी चीज़ें
आपकी मौर्यकालीन कला में आती है। जब हम मौर्यकालीन कला की बात करते हैं तो ये मौर्य राजवंश से संबंधित है। ये जो मौर्य काल जो हमारा था ये सबसे शक्तिशाली राज्य था मौर्य वंश का, जो चंद्रगुप्त ने बनाया था। जो घनानंद थे, नंद वंश का शासन चल रहा था, उनसे जो मतलब ये राज्य जीत कर अपना राज्य बनाया था मौर्य काल, तो ये उसी से संबंधित है। तो ये बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली राज्य था, पूरे भारत में इसको माना जाता है। फिर जब हम बात करते हैं आगे इसमें मौर्योत्तर कला की, तो मौर्योत्तर कला में आप ये जब मौर्य काल का पतन हो गया, इसके बाद इसकी शुरुआत होती है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्योत्तर काल की शुरुआत हुई थी। जो इसमें आपके बहुत सारे ऐसे शासक आए जो ज़्यादा बड़े शासक नहीं थे, छोटे वर्ग के ही शासक थे। जैसे शुंग हो गए, कर्ण हो गए, कुषाण हो गए, इसी तरह से छोटे राजवंश शासकों का उदय हुआ मौर्योत्तर काल में, जिसमें आपके एक शुंग हो गए, कर्ण हो गए और एक कुषाण हो गए। ये सारी चीज़ें आगे आपको टॉपिक में मिलेंगी, और अभी फ़िलहाल इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि ये चीज़ें इसमें होती हैं। आगे टॉपिक आएगा इसमें, तब हम काफ़ी डिटेल्स में आपको बताएंगे इसके बारे में। ये सारी मौर्यकालीन, मौर्योत्तर, गुप्तकालीन, दक्षिण भारत, ये सारी कलाएं जो भी हैं ये डिटेल्स में हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल ये शुरुआत है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये उसी तौर पे हम आपको केवल समझाने के लिए बता रहे हैं कि हाँ इसमें ऐसा ऐसा था। तब तक के लिए आप इसको ध्यान रखिए, फिर आगे और अच्छे से हम आपको इसको बताएंगे। गुप्तकालीन का जो अगर कला की हम बात करते हैं, तो गुप्तकालीन कला में ज़्यादा बड़े भवनों का निर्माण नहीं हुआ था, छोटे ही भवनों का निर्माण हुआ था। लेकिन फिर धीरे धीरे जितना ही आगे वो लोग बढ़ते रहे, फिर धीरे धीरे बड़े भवनों का निर्माण होने लगा। मतलब ज़्यादा ऊंचे भवन नहीं थे, 2 मंजिले भवन ही बनते थे इसमें। फिर आगे धीरे धीरे जाके बड़े भवन बनने की शुरुआत हो गई। और फिर ये दक्षिण भारतीय कला में जब हम आते हैं, तो दक्षिण भारतीय कला ये आपकी कर्नाटक साइड की कला है, जिसमें जो है तंजौर थे, नायक थे, चोल आदि का जो शासन था उस समय की ये दक्षिण भारतीय कला है आपकी। ठीक है। फिर आगे जब आते हैं मध्यकालीन भारत में, तो मध्यकालीन भारत में आपका आता है सल्तनत काल। सल्तनत काल की अगर शुरुआत की बात करते हैं, तो सल्तनत काल की शुरुआत हुई 1206 से 1526 के बीच में। 1506 से 1206 से 1526 सल्तनत काल की शुरुआत हुई। तो सल्तनत काल की जब हम बात करते हैं, तो इसमें 2 तरह की चीज़ें हुई। एक आपकी साम्राज्यिक शैली हुई और एक आपकी प्रांतीय शैली हुई। और जो साम्राज्यिक शैली में जब हम बात करते हैं, तो इसमें आपके दिल्ली के शासकों द्वारा बनवाई गई चीज़ें आई थी। साम्राज्यिक इसमें 2 प्रकार की थी, लिख देते हैं हम ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसमें आपकी 2 प्रकार की शैली थी, साम्राज्यिक शैली और एक आती है आपकी प्रांतीय शैली। 2 प्रकार की शैलियाँ आती हैं। तो इसमें साम्राज्यिक शैली में जो राजाओं के द्वारा, जो राजवंश के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई थी, वो चीज़ें आपकी साम्राज्यिक शैली में आती हैं। जैसे कि इसमें आपका एक कुतुब मीनार हो गया। इसमें उदाहरण हम बता रहे हैं आपको, कुतुब मीनार का एक उदाहरण आता है आपका सामाजिक शैली में, जो कि दिल्ली में है। ये सामाजिक शैली में ये आते हैं इस तरह की चीज़ें। और जब प्रांतीय शैली की बात करते हैं, तो प्रांतीय शैली में इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे वहाँ के जो प्रांतीय लोग जो थे, उन्होंने यहाँ पे मस्जिदों का निर्माण करवाया, जिसमें आपकी एक अटाला मस्जिद आती है, कदम रसूल मस्जिद आती है। इसी तरह की मस्जिद इसके अंदर आती है प्रांतीय शैली में। आपकी एक अटाला मस्जिद आती है आपकी, जो आम लोग बनाए गए थे, अटाला मस्जिद आती है। ठीक है। फिर मुगल काल पे जब हम आते हैं, तो मुगल काल की शुरुआत हुई है 1526 से। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आई मुगल काल में। जैसे मुगल
में आपके आगरा का किला बनवाया गया, मोती मस्जिद बनवाई गई, ये सारी चीज़ें मुग़ल काल में आपकी आती हैं, मुग़ल कला में। और फिर आपकी इंडो गोथिक शैली एक आई आपकी। तो इंडो गोथिक शैली जो ये होती है, जो विक्टोरियन शैली के रूप में इसको हम ज्ञात करते हैं। जो अंग्रेजी शैली है ये, उसी वास्तुकला पे आधारित आपकी ये इंडो गोथिक शैली है। और जब हम नौ रोमन शैली की बात करते हैं, तो नौ रोमन शैली में जो है आपका एक अंग्रेजी राज्य द्वारा ही बनाई गई थी ये 1911 के उपरांत। नौ रोमन शैली, जिसमें आपका सर्वोच्च न्यायालय आता है, एक कला का उदाहरण बता रहे हैं, और इसमें आपका संसद आता है। ये सारी चीज़ें आपके नौ रोमन शैली में आती हैं। इसमें आपका सर्वोच्च न्यायालय आता है, ये आपका नौ रोमन शैली में आता है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे हम आपको बताते हैं, ये सारे इसके परिचय हुए। परिचय तो हम चाहते तो आपको काफ़ी डिटेल्स में दे सकते थे, लेकिन परिचय देने का मतलब ये नहीं है कि हाँ हम उसको 1 घंटे की ही क्लास बनाएं। परिचय हम शॉर्ट में भी दे सकते हैं। परिचय इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है हम उस पर ही ध्यान दें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और परिचय जो है, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि जो है हम इतने सारी चीज़ें याद करें और फिर उसका करें। इतने सारे वैसे भी सिलेबस होते हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट है वही हम आपको बताएंगे ताकि आपको आसानी से याद हो सके। और परिचय इसी में हमने आपको शॉर्ट में दिया है। आगे हम फिर अब हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत करते हैं कि हमारे हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कहाँ से हुई। ओके, तो चलिए हड़प्पा सभ्यता बताते हैं आपको। हड़प्पा सभ्यता, ये आपकी हड़प्पा सभ्यता। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता आपकी 2600 बीसी से 1800 बीसी के बीच की है। 1800 बीसी के बीच की है, ये आपकी हड़प्पा सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो ये है कहाँ? ये पाकिस्तान के पंजाब में है आपकी हड़प्पा सभ्यता। पाकिस्तान के पंजाब में, जो रावी नदी के तट पे है। रावी नदी के तट पे है। और अगर खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1921 में। 1921 में इसकी खोज हुई थी। दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसकी खोज हुई थी। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारी ईंटें मिली, लेकिन उन ईंटों पे ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया गया। जो है भारत में बहुत लंबे समय से पहले यही मानते थे लोग कि हमारी सभ्यता की जो शुरुआत हुई है वो 1500 बीसी से हुई है, यानी कि वैदिक काल से हुई है। तो वैदिक काल से तो बहुत पहले लोग मानते ही थे कि वैदिक काल से हमारी सभ्यता की शुरुआत हुई है। लेकिन आगे जाके कुछ उसी समय पे आगे जाके कुछ जगहों पे खुदाई चल रही थी और फिर वहाँ से कुछ ईंटें प्राप्त हुई। जो ईंटें मिलना शुरुआत हो गई, रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा था पाकिस्तान के पास, तो वहाँ पे जो है कुछ ईंटें मिली। तो वहाँ से जब ईंटें मिली तो कुछ लोगों ने तो वहाँ की ईंटों का इस्तेमाल कर लिया अपने घरों में बनाने में। और फिर जो थोड़े बहुत साक्ष्य थे, वो थोड़े बहुत साक्ष्य तो वहाँ से हट गए। और फिर जो है जब इस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया तब वहाँ से एक बहुत ही बड़ी नगरीय सभ्यता की जानकारी हम लोगों को मिली कि हाँ यहाँ पे बहुत ही बड़ी नगरीय सभ्यता है। तब जाके यही सभ्यता की जब हमको जानकारी मिली तब हमें पता चला कि ये हमारा इतिहास जो है हमको और पीछे खींच देती है कि हाँ इसकी शुरुआत और पहले से हुई थी। तब हमको पता चला कि इसकी शुरुआत तो 2600 बीसी से हुई थी ना, 1500 बीसी से नहीं हुई। 1500 बीसी में आपकी वैदिक काल की शुरुआत होती है, तो 1500 बीसी से नहीं हुई, ये हमको
पता चला वहाँ से। फिर आगे जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता भी हम इसको कहते हैं। कई सारी नाम है इसके, मतलब नदियों के किनारे ही बहुत सारी मतलब साइट मिली थी जो सभ्यताएं थी, तो इसी नदियों पे भी बहुत सारे नाम इसके पड़ गए। सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता पड़ गया, इस तरह के इसके कई सारे नाम हैं। पहले जो अगर सबसे पहले की बात करते हैं तो 1826 में चार्ल्स मैसन के ने जो है सबसे पहले यहाँ पे कुछ ईंटें प्राप्त की। ईंटें प्राप्त की, जो एक विद्वान थे, अंग्रेज विद्वान थे, उन्होंने ईंटें प्राप्त की, पर उन्होंने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो इस पे जो है कोई भी उत्खनन का कार्य नहीं हुआ और जो है इस पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, तो वो चीज़ वहीं पे जाके रुक गई। फिर धीरे धीरे आगे जाके कुछ समय बाद फिर यहाँ पे फिर जब खुदाई होने लगी तो 1853 से 1856 से बीच की बात है। अलेक्जेंडर कनिंघम थे एक, उनकी नेतृत्व में कराची से लाहौर के मध्य में एक रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा था, वहाँ पे भी कुछ ईंटें हमको प्राप्त हुई। वहाँ की भी ईंटों का लोगों ने अपने काम में ही इस्तेमाल कर लिया, जो है उस पे भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर इसी दौरान जो है इसमें जो दौरान जो थे इसके बाद फिर जो है आगे जाके इसमें 1921 में जो है इसके बारे में काफ़ी जानकारियाँ मिली, जो है इसकी काफ़ी अच्छे से इसका रिसर्च किया गया, काफ़ी अच्छे से इसको हम पता किया गया कि आखिर क्या है। काफ़ी खुदाइयाँ हुई तो इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें हमको प्राप्त हुई हड़प्पा सभ्यता से। तो ये हमने आपको बता दिया कि जैसे अगर हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता आखिर है कहाँ, तो ये हड़प्पा सभ्यता आपका पाकिस्तान के पंजाब में है। और इसके अगर तट पूछता है कि हाँ ये कौन से तट पे है, जैसे आप वैसे भी इस तरह से क्वेश्चन पूछते नहीं है इतने आसान, लेकिन हाँ फिर भी अगर पूछ लेते हैं तो ये रावी नदी के तट पे है। और इसकी जो है खुदाई कब हुई थी? 1921 में हुई थी। और किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी, उनके नेतृत्व में मतलब कराई गई थी, दयाराम साहनी के। ओके, फिर आगे चलिए आपको पिक्चर से कुछ बताते हैं। हाँ, ये आपका हड़प्पा सभ्यता का है। तो हड़प्पा सभ्यता में जैसे कि ये आपका एक स्नानागार मिला हड़प्पा सभ्यता में, स्नानागार। तो स्नानागार को देख के लगता है कि वहाँ के जो लोग थे तो वो काफ़ी जानकारी मतलब रखने वाले लोग थे, काफ़ी उनको अच्छी अच्छी जानकारियाँ थी कि ये घरों को कैसे डिजाइन किया जाता है, घरों को कैसे बनाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हमको ऐसी वहाँ पे मिली कि जैसे है कि उनको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ थी। जैसे वहाँ पे जो घर थे तो घरों में अच्छी अच्छी खिड़कियाँ थी कि हवा आए, अच्छी सी आए, खिड़कियाँ थी। और बहुत सारे सार्वजनिक चीज़ें भी थी, मतलब जो वहाँ के कुएँ थे, स्नानागार थे, वो सार्वजनिक थे। और बाकी कुछ घरों में भी कुएँ मिले हैं वहाँ पे। जब खुदाई में हमको पता चला कि कुछ चीज़ें घर के अंदर भी थे, वहाँ पे कुएँ वगैरह, दरवाजे अच्छे से थे, अच्छे से हर चीज़ को डिजाइन किया गया था, हर कमरे को डिजाइन किया गया था। और इसी तरह की चीज़ें मिली। नालियाँ अच्छे से बनाई गई थी, उनको ऊपर से ढक दिया गया था नालियों को, जैसे आज के समय में, आधुनिक समय में लोगों को अच्छी तरह से हर चीज़ें बनाई जाती हैं, वैसे उस समय भी यहाँ पे भी अच्छी अच्छी चीज़ें ही बनाई जाती थी। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि ये स्नानागार है, तो ये स्नानागार में आप ये बीच का ये स्नानागार है, यहाँ पे पानी होगा और यहाँ पे फिर ये सीढ़ियाँ दी गई हुई है। यहाँ से एक इधर से सीढ़ियाँ दी गई है, एक इधर से दी गई है। फिर इसके साइड में जो है किनारे पे ये कुछ कक्ष बनाए गए हैं, कमरे बनाए गए हैं, जो यहाँ पे निर्माण किया गया है इन सब चीज़ों का। मतलब बहुत ही कायदे से, बहुत ही सुसज्जित तरीके से हर चीज़ का निर्माण यहाँ पे किया गया था हड़प्पा सभ्यता में। और ये हड़प्पा सभ्यता का जो है ये है आपका अन्नागार। ये हड़प्पा सभ्यता का अन्नागार है और ये है स्नानागार। अन्नागार में सारे कमरे जो है लाइन टू लाइन बनाए गए थे, मतलब बराबर में ही बनाए गए हुए थे सारे कमरे यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना ये लोग अनाज का भंडारण करते थे, अपना अनाज रखते थे ताकि उनका अनाज जो है सुरक्षित रह सके। कीटों से भी बचाने का तरीका उनको पता था कि उनके अनाज जो है कीटों से सुरक्षित रह सके, ये सारी चीज़ें भी उनको मालूम था अच्छे से। और
ये सब बने हुए हैं। और ये एक मूर्ति मिली हुई थी, मातृ देवी की मूर्ति, हड़प्पा सभ्यता से। तो इस मूर्ति को भी देख के लगता है कि वहाँ के जो लोग थे बहुत ही मतलब तौर तरीके मतलब जानते थे, हर चीज़ का आभूषण का भी इस्तेमाल होता था वहाँ पे। और ये जो मातृ देवी की मूर्ति दी गई है, तो इसमें ये दिखाया गया है कि ये एक मुकुट पहने हुई हैं और इन्होंने बहुत सारे आभूषण भी पहने हुए हैं मातृ देवी ने। और मतलब बहुत ही अच्छे से तैयार है, तो ये इनको ऐसे देख के ही लगता है कि ये एक मातृ देवी की ही मूर्ति होगी। इसी तरह से चीज़ें मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे हमको प्राप्त हुई हैं साक्ष्य के तौर पे। और फिर इस ये आता है आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त चीज़ें। तो मोहनजोदड़ो में बताते हैं आपको। मोहनजोदड़ो में मोहनजोदड़ो भी आपका ये जो है पंजाबी साइड का है, पाकिस्तान का पंजाब था, वहाँ से ही है। मोहनजोदड़ो के बारे में भी हमको पता चलता है। अब हम बात करते हैं आपकी मोहनजोदड़ो की। हड़प्पा सभ्यता तो हमने आपको बता दिया, यही सारी चीज़ें मिली हैं वहाँ पे। मोहनजोदड़ो, सॉरी, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को मोहनजोदड़ो की जब हम बात करते हैं तो ये आपका मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के पंजाब में मिलता है हमें। पंजाब में। और जब हम इसकी खुदाई की बात करते हैं कि इसकी जानकारी हमें कब मिलती है, तो वो हमें 1922 में मिली मोहनजोदड़ो की। 1922 में इसकी जानकारी हमें मिलती है मोहनजोदड़ो की। और ये सिंधु नदी पे है। मोहनजोदड़ो जो है ये किसके तट पे है, तो ये है आपके सिंधु नदी के तट पे मोहनजोदड़ो। और अगर हम इसकी खोजकर्ता की बात करते हैं कि इसके खोजकर्ता कौन थे, तो इसके खोजकर्ता थे रसखाल दास बनर्जी। उनका नाम था रसखाल दास बनर्जी, इसके खोजकर्ता थे मोहनजोदड़ो के। ओके। और फिर इसमें जो है, इसमें जो चीज़ें मिली, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली। इसमें भी मृदभांड मिले, स्नानागार मिले, अन्नागार मिले, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। और इसमें जब हम बात करते हैं कि इसमें आखिर ऐसे सबसे बड़ी चीज़ें क्या मिली हमको, तो इसकी अगर जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे भव्य जो मिला हमको, तो वो सबसे भव्य और सबसे बड़ा हमको इसमें जो है स्नानागार हमको मिला, जो सबसे ही बड़ा माना गया है। मतलब सारी साइटों में सबसे बड़ा स्नानागार जो हमको मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ। और बहुत सारी चीज़ें इसमें हमको मिली, जैसे दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिलती है हमको, और एक नर्तिका की मूर्ति मिलती है हमको। और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती हैं। इसमें एक पशुपतिनाथ की मोहर मिलती है हमको। और इसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब जैसे ही इस साइड में मिली थी हमको, हड़प्पा में मिली थी, वैसे ही चीज़ें मिलती हैं। मतलब कुछ चीज़ें वहाँ से भी अलग मिली हमको मोहनजोदड़ो में। ऐसी तरह की चीज़ें हमको मिलती हैं। ये है आपकी पशुपतिनाथ की मोहर, जिसमें आपके एक पशुपतिनाथ हैं, बैल है, आपका एक चीता है आपका, ये आपका गैंडा है, मछली है, इसमें मगरमच्छ है, कुबड़ वाला बैल है। इसी तरह की चीज़ें हमको यहाँ पे मिलती हैं। बट लेकिन इसमें हमको गाय के कोई भी साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें अगर प्रश्न आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसमें गाय का ऑप्शन अगर आपको देता है, तो वो आपको नहीं चुनना है, क्योंकि हमको गाय के कोई भी साक्ष्य इसमें हमको नहीं प्राप्त हुए हैं इस मोहर में। ये टूटी हुई मोहर है, जितनी हमको मिली उसी पिक्चर है ये। और एक मिलती है ये नृतिका की मूर्ति मिलती है वहाँ पे हमको।
मोहनजोदड़ो में जो इसका जो नृत्य करती हुई है ये, तो इसको हमको देख के ऐसा लगता है कि ये त्रिभंग मुद्रा में है। त्रिभंग मुद्रा हम लोगों ने इसका ऐसे आइडिया लगाया कि त्रिभंग मुद्रा का नृत्य आज हमारे बीच में है, जो उड़ीसा में है, जो उड़ीसी नृत्य के नाम से जाना जाता है। उसमें जो है त्रिभंग मुद्रा में नृत्य होता है, वहाँ पे आधुनिक समय में हमारे ये नृत्य चल रहा है। तो इसी आधार पे हमने इनका जो है नृत्यिका का देखा, तो हमको भी एहसास हुआ कि ये जो है त्रिभंग मुद्रा में नृत्य कर रही हैं। और जितनी भी चीज़ें हमको यहाँ से प्राप्त हुई हैं, जितनी भी चीज़ें हमको मिली हैं, तो इनका बस एक साक्ष्य के तौर पे हम लोगों ने इनकी एक स्टोरी बना ली कि हाँ, यहाँ पे ऐसा होता होगा, वहाँ पे ऐसा होता होगा। मतलब ये सारी चीज़ें हमको एक इमेजिंग, मतलब एक कल्पना के आधार पे ही ये चीज़ें हमको, मतलब हम लोग इनकी स्टोरियाँ पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें देखते हैं कि हाँ, ऐसे-ऐसे वहाँ पे हुआ होगा। लिपि भी हमको यहाँ पे एक मिली है, वो आगे बताएँगे आपको। एक लिपि है, लेकिन उस लिपि को आज तक भी पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए जो भी हमको साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं, तो वो साक्ष्य सिर्फ़ हम देख के ही अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पे कैसा क्या-क्या होगा, क्या-क्या चीज़ें थी। क्योंकि लिपि तो हम पढ़ नहीं सके। अगर हम लिपि पढ़ सकते तो शायद हमको और जानकारियाँ आगे प्राप्त होती, लेकिन लिपि नहीं पढ़ी जा सकी। जो लिपि मिली है उसको हड़प्पा लिपि के नाम से जानते हैं, वो लिपि हमको मिली है। और ये एक जो है ये मूर्ति मिली है वहाँ पे, एक जिनको दाढ़ी वाले पुजारी के नाम से कहते हैं। इनको ऐसा देख के लगता है कि ये जो है वहाँ के किसी मतलब शासक ही होंगे कोई, और राजवंश से ही संबंधित है ये, ऐसा लगता है हमको देख के। अब देख ही रहे होंगे आज के समय के हिसाब से ये हमको लगते हैं। जैसे इन्होंने कपड़े पहन रखे हुए, एक शॉल में लपेटे हुए हैं खुद को, शॉल में है ये। तो ये मतलब राजा ही लगते हैं, कोई शासक ही लगते हैं हमको। इनकी दाढ़ियाँ भी हैं, काफ़ी डिज़ाइन की गई हैं। बहुत ही सटीक तरीके से ये जो है मूर्ति का डिज़ाइन किया गया है उस समय में। देख के ही लगता है कि उन लोगों को बहुत ही अधिक जानकारियाँ थी, बहुत ही अच्छे से उन लोग को हर चीज़ के बारे में जानकारियाँ प्राप्त थी। ठीक है? ये सारा हो गया आपका। फिर आगे आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिर आपको धौलावीरा, मोहनजोदड़ो तक हमने आपको बता दिया। फिर आगे एक आता है धौलावीरा। तो ये धौलावीरा जो है, ये धौलावीरा भी आपकी एक साइड है, जो है गुजरात से धौलावीरा की खुदाई होती है, गुजरात में। धौलावीरा, अगर हम इसकी जगह की बात करते हैं, तो ये गुजरात में है। तो ये आपके गुजरात में आता है वीरा। इसमें अगर चीज़ें जो हमको प्राप्त हुई हैं, तो इसमें चीज़ों की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें क्या-क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं? इसमें आपके बहुत सारी चीज़ें इसमें भी आपके प्राप्त हुई हैं। जैसे इसमें पानी का कुंड हमको मिला है। इसमें हमको स्टेडियम मिला हुआ है, जो आज स्टेडियम जो खेलने के लिए होते हैं, वो स्टेडियम मिले हैं। 10 बड़े अक्षरों वाले जो है इसमें बोर्ड हमको प्राप्त हुए हैं। और जो इसमें बोर्ड मिला था, तो उस बोर्ड पे जो अक्षरों में जो नाम लिखे हुए थे, उनको देख के ही लग रहा था कि ये शहर का ही नाम है। जैसे आजकल हमारे किसी भी शहर का नाम एक बोर्ड, बड़े से बोर्ड पे लिखा हुआ होता है, तो वैसे ही बोर्ड हमको मिला, तो उसको देख के ही लोगों ने मतलब हमारे इतिहासकारों ने मतलब सोचा कि ये जो है शहर का ही नाम होगा, जो इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। हालाँकि उसको पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए हमको ज़्यादा जानकारियाँ नहीं हैं। तो इसमें आपका मिलने वाली जो चीज़ें हैं आपकी, इसमें आपकी 10 बड़े अक्षरों वाला बोर्ड मिला है, अक्षरों का।
10 बड़े अक्षरों का बोर्ड मिला है। स्टेडियम मिला हमको, स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं हमको यहाँ पे, और पानी का कुंड के साक्ष्य मिले हैं हमको यहाँ पे। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो अगर इसकी हम खुदाई कब हुई थी, हमको इसकी जानकारी कब हुई, तो इसकी जानकारी जो हमको हुई थी वो हुई थी 1968 में। इसकी जानकारी हमें, धौलावीरा की जानकारी हमें 1968 में हुई थी। और इसका अगर इसकी हम बात करते हैं कि अगर इसका नाम धौलावीरा क्यों पड़ा, तो इसका धौलावीरा नाम, एक धौलावीरा नाम से एक गांव था, उसी के नाम पे इसका नाम धौलावीरा रख दिया गया है। और अगर करंट के ऊपर टॉपिक पे जाते हैं, जो हमें खास करके जिसकी जानकारी रखनी चाहिए, तो धौलावीरा को हमारे यूनेस्को की विरासत की सूची में जो है इसको सूचीबद्ध कर लिया गया है, यूनेस्को की जो है धौलावीरा को। ये सारी चीज़ें ये सारे अवशेष हमको धौलावीरा से मिलते हैं। ये है आपका लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, लोथल। ये है लोथल की पिक्चर्स दी गई है। ये लोथल जो है गोदीवाड़ा भी इसको बोलते थे। लोथल पे जो है ये व्यापार करने का काम के बारे में हमको यहाँ से जानकारी मिली कि यहाँ पे व्यापार होता था, समुद्री व्यापार होता था। जो समुद्री व्यापार मतलब यहाँ से वहाँ समुद्र के जरिए जो चीज़ें आती थी, जो चीज़ें जाती थी, वो व्यापार हमको लोथल से होते थे। और जिसको गोदीवाड़ा भी कहते हैं, यानी कि जहाज बनाने का स्थान, इस लोथल को कहते हैं। तो इस यहाँ पे जहाज भी बनाए गए हैं, कई सारे हैं, और साइड में ये सारी चीज़ें ऐसी दी गई हैं। ये हमारी लोथल की पिक्चर है, और लोथल जो है हमारे बना था। और लोथल की अगर हम खुदाई की बात करते हैं, तो इसके बारे में हमको 1955 से 1956 के बीच की जानकारी मिली है लोथल की। 1955 और 1956 के बीच में लोथल की हमें जानकारी मिलती है। और लोथल जो है आपके गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है, धोलका तालुका गांव में जो है पड़ता है, सरागवाला के पास स्थित है ये। वहाँ का है ये लोथल, जिसको हम लोथल को एक मिनी हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। ये लोथल आपका मिनी हड़प्पा है। और अगर हम इसकी नदी की बात करते हैं, इसकी तट की बात करते हैं कि इसका तट कहाँ है, तो वो तट है आपका भोगवा नदी, भोगवा नदी के तट पे है आपका लोथल। भोगवा नदी के तट पे लोथल है, जहाँ से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये एक लोथल सभ्यता का पश्चिम एशिया में व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, जहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। यहाँ पे कुछ मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, जिससे हमको लगता है कि हाँ, यहाँ के जो इधर के उधर व्यापार होते थे, आते जाते लोग थे। तो ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं यहाँ से। जो प्राप्त चीज़ें हैं वो हैं अग्नि वेदिकाएँ, और यहाँ पे हमको धान की भूसी मिली हुई है, गोदीवाड़ा मिला है जिसको जहाज बनाने का स्थान भी कहते हैं। आधुनिक शतरंज के साक्ष्य मिलते हैं हमको, जो आज हमारे आधुनिक समय में शतरंज का खेल होता है वो मिलते हैं। घोड़े और जहाज के टेराकोटा की आकृतियाँ मिली हुई हैं। ये सारी चीज़ें हमको लोथल से मिलती हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया, आपको समझ में आएगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आगे की कुछ साइडें भी दी गई हैं, जिनको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज आगे से भी और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ठीक है, थैंक यू।